स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तेजस मंत्रा एजुकेशन में। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं हिस्ट्री में, एक बहुत बड़ा इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडियन हिस्ट्री में, माना जाता है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हम सबको पता है 23 जून 1757 को लड़ा गया। और इसकी क्या रूपरेखा थी और इस युद्ध का अंग्रेज़ी हुकूमत का या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोटिव था, जो एजेंडा था, माना जाता है कि प्लासी के युद्ध के बाद काफ़ी हद तक ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फिनेंशियल यानी कि आर्थिक रूप से मजबूती तो उसको मिल ही रही थी, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद ये भी देखा गया कि जिस तरह से अंग्रेज़ों ने, जिस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्नाटक के युद्ध में एक तरफ जहाँ फ्रांस की जो कंपनियां थीं, जो कॉलोनीज़ थीं, उनको ध्वस्त किया, फ्रांस को भगाया, वहाँ से उनको एक मोटिव मिला कि जब हम यूरोपियन कंपनी को भगा सकते हैं तो क्यों ना हम लोग अपना हस्तक्षेप, अपना इंटरफेरेंस जो है इंडिया में जो लोकल रूलर्स हैं उनके ऊपर भी वो चीज़ अप्लाई की जा सकती है। तो प्लासी का युद्ध अपने आप में, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि जो कर्नाटक वॉर्स लड़ी जा रही थी साउथ में, वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो फ्रांस की कंपनियां हैं वहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ जो वो बैटल लड़ी जा रही हैं डुप्ले के नेतृत्व में, एक तरफ तो अंग्रेज़ फ्रांस को साउथ में चुनौती दे रहे थे और कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ लगातार करते हो तो आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आप एक जगह भारत में ही किसी विदेशी कंपनी के साथ युद्ध कर रहे हो तो आपकी एक प्रैक्टिस हो रही है, युद्ध की प्रैक्टिस। क्योंकि कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसमें ना कि सिर्फ फ्रांस को ये पता लगा, बल्कि आसपास के जो रूलर्स थे साउथ में, उनको भी एक मैसेज गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बैटल लड़ सकती है। लेकिन साउथ में जब हम देखते हैं सेकंड जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो हैदराबाद का जो निज़ाम, जो नवाब था, उसको लेकर हुआ था। तो कहीं ना कहीं साउथ में जो ये कर्नाटक युद्ध लड़े गए, इसमें डायरेक्टली जो अंग्रेज़ थे उनका सामना या उनका जो दुश्मनी थी या उनकी जो वॉर थी, उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो इंडियन रूलर्स के साथ नहीं था। ठीक है, लेकिन प्लासी का जो युद्ध हुआ है और उसके बाद बक्सर का युद्ध आएगा, ये दोनों युद्ध ऐसे हैं जिसमें प्लासी के युद्ध में भी अगर आप देखेंगे तो सिराजुद्दौला के साथ ये युद्ध लड़ा जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। सिराजुद्दौला कोई रूलर नहीं है, ये एक नवाब है, जैसे आप कहते हैं स्टेट के गवर्नर होते हैं। ठीक इसी तरीके से जो सिराजुद्दौला है ये एक नवाब है, लेकिन फिर भी अगर आप भारत में रहकर भारत के किसी नवाब को भी हरा देते हैं डायरेक्टली, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जो ब्रिटिश थे वो अपना पॉलिटिकल, राजनीतिक जो अधिकार है उसके बारे में भी सोचने लग गए थे। तो प्लासी का युद्ध अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबको पता है 23 जून 1757 को युद्ध लड़ा गया, लेकिन हम आज की क्लास में इसकी पूरी रूपरेखा समझेंगे। सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं बनता है, इसके अलावा बहुत छोटे क्वेश्चंस, छोटे बड़े क्वेश्चंस जो डीप आपको पढ़ना पड़ेगा प्लासी का युद्ध, तो वो मैं आज आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और आप सिर्फ सुनते जाइए और समझते जाइए, चीज़ों को अपने दिमाग में इम्प्लांट करने की कोशिश कीजिए कि एक बार अब हमने पढ़ लिया तो दोबारा हमें प्लासी का युद्ध पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग प्लासी का युद्ध। जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको मैप का सहारा दूंगा यहाँ पर, ताकि आपको मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ। देखिए, ये भारत का जो है नीचे का हिस्सा है, ये जो हिस्सा आप देखते हैं ये बंगाल है। उस समय की बात हो रही है, क्योंकि ये जो बैटल लड़ी गई आप सबको पता है कि 23 जून 1757 को ये जो लड़ाई है वो लड़ी गई। ठीक है, तो मैं 1757 के एरा की बात कर रहा हूँ, 18वीं सदी की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो इलाका था
यहाँ पर आपका जो आज का पश्चिमी बंगाल है उसको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। इधर का बिहार आप जोड़ लीजिए इसके अंदर, ठीक है। और इधर का उड़ीसा जोड़ लीजिए, ठीक है, उड़ीसा जोड़ लीजिए। ये बिहार हो गया आपका, ये उड़ीसा हो गया। और इधर का पूरा बांग्लादेश जो है, जो बांग्लादेश है, आप समझिए कितनी बड़ी टेरिटरी थी ये, ठीक है, बांग्लादेश। ये पूरा इलाका बंगाल कहा जाता था 18वीं सदी में, प्लासी के युद्ध के आसपास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसके भी अलावा जो बंगाल वाला रीजन है उसकी खासियत क्या थी, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि बंगाल एक ऐसा प्रोविंस था उस समय, एक ऐसा क्षेत्र था। आप देखते होंगे जब हम पढ़ते हैं तो ज़्यादातर कंपनियां जो सूरत में, मुंबई, मद्रास, पौंडीचेरी यहाँ पर सिमट कर रह गई अंग्रेज़ों के अलावा। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो शुरुआत से ही फोकस कहाँ किया था, बंगाल में किया। और चूँकि अंग्रेज़ जो थे वो काफ़ी दूरदर्शी थे, उनको ये पता था कि अंग्रेज़ों में एक चीज़ और ख़ास बात है कि ये लोग बहुत दूर की सोचते थे। दूसरी बात क्या थी कि ये अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। ये जोर का नहीं, ये जोश का इस्तेमाल नहीं करते थे, ये होश का इस्तेमाल करते थे। और उसी का हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है। अब देखिए, ये वो इलाका है, यहाँ से आपकी गंगा नदी आती है और ऐसे चली जाती है, और इधर से ही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस नदी के, गंगा नदी के चारों तरफ का ये इलाका है और इधर ब्रह्मपुत्र नदी के चारों तरफ का ये इलाका है। और इसी के अलावा इसके साथ साथ और भी नदियाँ जो हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं जो यहाँ पर आकर मिलती हैं गंगा से या इधर ब्रह्मपुत्र से। तो ये जो पूरा का पूरा इलाका आप देखते हैं, ये काफ़ी फर्टाइल था, काफ़ी उपजाऊ भूमि यहाँ मानी जाती है, आज भी आप देखते हैं। तो एक तो यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। जब मिट्टी उपजाऊ है तो यहाँ पे खेती भी अच्छी खासी होती होगी, उस समय की बात हो रही है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, बिहार, झारखंड, उड़ीसा वाला जो रीजन है, यहाँ पर खनन का काम आज भी बहुत होता है ना। तो बहुत रिच था, ये बहुत धनी क्षेत्र था इस समय। अंग्रेज इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन उनकी दिक्कत क्या थी, यहाँ पर डचेस भी हैं, पोर्तुगीज भी हैं। स्टार्टिंग में 1651 में जब उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कासिम बाजार में इस तरफ लगाई, वहाँ पर उनका काम उस स्पीड से नहीं चला जिस स्पीड से वो चलाना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब कर्नाटक बैटल ये लड़ रहे हैं 1740 से लेकर 1763 के बीच में, 1740 से लेकर 1763 के बीच में 3 युद्ध लड़े जाते हैं कर्नाटक के, वो इस इलाके में लड़े जा रहे हैं, मद्रास और पौंडीचेरी के लिए बीच में लड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब ये लोग अपना अधिकार और अपनी पावर को दिखाते हैं तो इनको एक मोटिवेशन मिलता है कि जब हम यहाँ जीत सकते हैं तो हम यहाँ क्यों नहीं जीत सकते। एक मोटिवेशन उनको वहाँ से मिला। अब इसकी कहानी कैसे रचते हैं लोग, वो समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा एक स्टेप और पीछे आना पड़ेगा हमें। बंगाल का जो नवाब था, पहले तो आप समझिए नवाब था क्या और नवाब कहाँ से आ गया। बंगाल के नवाब को पहले समझते हैं क्योंकि इसका रोल बहुत बड़ा है, ठीक है। देखिए, जिस समय 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है, उसके बाद मैंने जैसे कि बताया आपको कि जो मुग़ल सत्ता थी या मुग़ल जो पावर थी वो कम होने लग जाती है, उस तरीके से वो ग्रिप नहीं रह पाती जो कि पूरे भारत को वो जिस तरह से औरंगज़ेब तक ये था कि एक सेंट्रल पावर थी औरंगज़ेब के टाइम तक मुग़लों की। लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है उसके बाद कोई भी ऐसा मुग़ल रूलर नहीं आता, मुग़ल शासक नहीं आता जो इतनी बड़ी टेरिटरी, भारत की टेरिटरी को कंट्रोल कर सके। तो औरंगज़ेब की डेथ के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो बदलती है वो ये कि जो जो इलाके या जो जो रीजन मुग़ल ने जीते हुए थे, दिल्ली में बैठे हैं मुग़ल, कहाँ बैठे हैं, दिल्ली में मुग़ल बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब तक औरंगज़ेब रहा, इधर आपके मराठा थे, ये आपका अवध है, इधर आपका मैसूर वाला इलाका है। ये छोटे छोटे इलाके हैं, ये छोटे छोटे क्या थे, इलाके थे, जैसे आज के समय में भी स्टेट्स हैं। तो जब तक सेंट्रल पावर औरंगज़ेब के नेतृत्व में रही तब तक इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि ये विद्रोह कर सके। लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हुई, केंद्रीय शक्ति कमज़ोर पड़ी, इन लोगों ने अपनी अपनी शक्तियां बढ़ानी शुरू की। और जब किसी मोहल्ले में 3 घर होते हैं, ठीक है, और तीनों ही पावरफुल हैं, तीनों ही अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, तो क्या होगा, आपस में क्लैश होगा, आपस में लड़ाइयाँ होंगी। जब आपस में लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है, तो फ़ायदा कौन उठाएगा, बाहर वाला। अंग्रेज़ों के दिमाग में, अंग्रेज़ों का जो सबसे आप कहेंगे स्ट्राइकिंग, जो उनका सबसे बड़ा
पैमाना था या सबसे बड़ा जो उनका हथियार था वो फूट डालो और राजनीति करो। कर्नाटक के युद्ध में भी हम यही देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मराठा जो थे वो भी बंगाल पर अपना कब्जा करना चाह रहे थे। इधर आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं साउथ वाले रीजन में, ठीक है। और मुगल सत्ता कमज़ोर पड़ी है। और यहीं पर फ़ारूक सैयद 1717 में गलती कर देते हैं, गलती कहें या कुछ भी कहें, 1717 में फ़ारूक सैयद जो मुगल शासक बने, ठीक है, वो अंग्रेज़ों को क्या दे देते हैं, गोल्डन फरमान जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिखता चलता हूँ। 1707 में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो मील का पत्थर हैं। 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु होती है, ये इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है, ठीक है। औरंगज़ेब की मृत्यु हुई। उसके बाद एक घटना 1717 की आपको ध्यान रखनी होती है हमेशा कि यहां पर जो फ़ारूक सैयद था, फ़ारूक सैयद, ठीक है, फ़ारूक सैयद ये क्या करता है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी कर देता है। गोल्डन फरमान इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या था ये गोल्डन फरमान, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको इसकी ग्रेविटी समझ में आए। देखिए, गोल्डन फरमान या सुनहरा फरमान एक तरीके से अंग्रेजों को दी गई वो छूट या वो बेनिफिट्स थे जिसके बाद अंग्रेजों की फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती चली गई। ये कुछ इस तरीके से था कि जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए कि गोल्डन फरमान यानी कि जो सुनहरा फरमान, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी भी कहते हैं, इसको लिख लीजिए, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वही बताता हूं आपको मैं, ऑफ कंपनी, ठीक है। ये जो सुनहरा फरमान था एक्चुअली अंग्रेजों को दिया गया था। क्यों दिया गया था, क्योंकि उनके एक डॉक्टर ने फ़ारूक सैयद का इलाज किया था, फ़ारूक सैयद ठीक हो गया था, वो उससे बहुत खुश हुआ और अंग्रेजों को उसने एक सर्टिफिकेट दे दिया। अब ऐसे समझिए, सर्टिफिकेट दिया एक, इस सर्टिफिकेट में कुछ बातें कही गई, क्या कि आप 3000 रुपये हमें दीजिए और बंगाल में टैक्स फ्री जो है आप व्यापार कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात, आप समझिए, ठीक। 3000 रुपये मात्र दीजिए, पूरे साल भर बंगाल में आप व्यापार कीजिए टैक्स फ्री। नंबर एक, सबसे बड़ा नुकसान। दूसरा, सूरत में, सूरत उस समय, सूरत भी अपने आप में काफ़ी रिच, काफ़ी धनी क्षेत्र था व्यापार के मामले में। यहाँ पर भी इस फरमान में कहा गया कि आप हमें सालाना 10,000 रुपये दीजिए, आप यहाँ पर भी जो है अपना व्यापार कर सकते हैं टैक्स फ्री। तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि एक दस्तक जारी किया। दस्तक का मतलब होता है एक तरीके से जैसे हम लोग बसों में इस्तेमाल करते हैं, MST बोलते हैं, एक साइन, दस्तक मतलब साइन होता है। फ़ारूक सैयद ने अपना साइन दिया और कहा कि जहाँ कहीं भी आपको जाना हो आप ये साइन दिखाइए, आपके माल को कोई नहीं रोकेगा। तीसरी बात। चौथी बात क्या थी देखिए, चौथी बात में अब ऐसे समझिए, ये जो सुनहरा फरमान था, ठीक है, इससे दो फायदे हुए अंग्रेजों को। एक तो सबसे बड़ा फायदा, टैक्स कम हो गया। एक बार पैसा देना 3000 रुपये, उसके बाद पूरे साल भर कोई पैसा ही नहीं देना, टैक्स फ्री ट्रेडिंग हो गई, ठीक है। दूसरी बात, जो दस्तक दिया गया था उसका मिसयूज कंपनी के लोग करने लग गए, जिससे जो लोकल बिजनेस था इंडिया के अंदर, बंगाल के अंदर, वो पूरी तरह से ठप पड़ गया, ठीक है। तो ये जो फरमान जारी किया गया, इससे अंग्रेजों को आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। क्योंकि देखिए, आपकी जेब में पैसा होता है तभी आपका दिमाग चलता है, नॉर्मल सी बात है। अंग्रेजों को जब फाइनेंशियली यहाँ पे मजबूती मिलने लग गई, तभी तो उन्होंने ये बैटल्स की सोची, कर्नाटक युद्ध लड़े, इधर जो है अभी बंगाल में प्लासी का युद्ध लड़ेंगे, ठीक। तो 1717 में फ़ारूक सैयद ने ये किया। अच्छा, 1717 से ही, चूंकि फ़ारूक सैयद जो शासक बना या इसके बाद जो भी शासक आए मुगल में, वो इतने पावरफुल नहीं थे और ना ही इतने सेंट्रलाइज थे, ना ही इतने केंद्रीकरण को वो अप्लाई कर पाए पूरी तरह से। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल वाले रीजन में क्या नियुक्त कर दिए, एक नवाब नियुक्त कर दिया। इस नवाब का क्या काम होता था, इस नवाब का काम आप ऐसे समझिए कि जैसे इस समय अगर हम समझे, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, उसमें हमने एक पर्सन अपॉइंट कर दिया, नियुक्त कर दिया, और उसका काम ये था कि उसको देखरेख करना, जो भी रिवेन्यू वहाँ से आएगा उसको मुगल सत्ता दिल्ली तक पहुँचाना, ये उसका काम मेन होता था, ठीक। तो यहाँ पे जो नवाब थे बंगाल के,
वो थे आपके सिराजुद्दौला। ठीक है, वैसे तो मुर्शिद कुली खान पहले नवाब बने हैं, लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल मुझे ये प्लासी का युद्ध आपको समझाना है। तो यहाँ पर बंगाल के नवाब इस समय 1757 के आसपास कौन है? सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला। ठीक है, ये यहाँ का नवाब है। ठीक, अच्छा, सिराजुद्दौला जब नवाब बने उस समय की स्थिति कुछ ऐसी थी कि उनको मुगलों से कोई खास मदद नहीं मिलती थी, और इधर बंगाल के अंदर दस्तक पास या सुनहरे फरमान के कारण अंग्रेज़ों ने बहुत बुरा हाल मचा रखा था। बंगाल का जो खजाना था वो धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। तो जब ये सिराजुद्दौला बनता है नवाब यहाँ का, तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थीं। एक तो बंगाल का जो सिस्टम यूरोपियन कंपनीज़ ने बिगाड़ रखा है उसको ठीक करना था। सबसे बड़ा नुकसान, जैसे कि मैंने कहा, गोल्डन फरमान ने किया। इससे लोकल जो व्यापारी थे उन लोगों को बहुत क्षति पहुंची। तो ये सारी परेशानियां, चुनौतियां थी सिराजुद्दौला के सामने। इसी बीच में आपको याद होगा कि 1700 बात चल रही है 1740 से लेकर 1763 तक यहाँ पर कर्नाटक युद्ध लड़े जा रहे हैं। कर्नाटक युद्ध लड़े जा रहे हैं। ठीक है, 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए हैं। तो पहला जो लड़ा गया वो 1740 से लेकर 1748 तक लड़ा गया। दूसरा जो लड़ा गया 1749 से लेकर आपका 1754 तक ये लड़ा गया। ठीक है, 1754 तक ये लड़ा गया। और तीसरा 1755 से लड़ा गया 1763 तक। तो इसको देखिए ध्यान से। सेकेंड कर्नाटक वॉर जो फ्रांस और इंग्लिश की कंपनी के साथ चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर चूंकि बैटल लड़ी जा रही थी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में, तो अंग्रेज़ों की यहाँ पर आर्मी मौजूद थी, उनकी नेवी मौजूद थी, क्योंकि वो लोग यहाँ पर फ्रांसीसियों के साथ लड़ रहे थे। ठीक, होता क्या है, यहाँ पर बंगाल वाले रीजन में, मैं इसको रख कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये यहाँ पर बंगाल वाले रीजन में आपको पता है कि कलकत्ता में एक फोर्ट था जिसको हम बोलते हैं फोर्ट विलियम। क्या बोलते हैं? फोर्ट विलियम। यहाँ पर अंग्रेजों का एक फोर्ट है, और यहीं पर आपका फ्रांसीसी कंपनी का भी फोर्ट है। तो ये लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेज क्या कर रहे थे, अपने फोर्ट को यहाँ पर, अपने किले को, और यहाँ पर चूंकि फ्रांसीसी किला भी था, यहाँ पर इनकी आर्मी थी फ्रांसीसियों की, तो इन्होंने अपने किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ पर अपने कमांडर बिठाने शुरू कर दिए, तोपें यहाँ पर इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, ताकि जो है इनसे सेफ्टी रहे। जब दो दुश्मन एक साथ रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, अपनी कॉलोनी, अपनी प्रॉपर्टी को सेफ्टी देने के लिए फेंसिंग करते हैं और कुछ गार्ड्स बिठा देते हैं। तो यहाँ पर अंग्रेज भी वही कर रहे थे। तो जब ये बात सिराजुद्दौला को पता लगती है, तो वो कहता है, आदेश देता है, किसको आदेश दिया जाता है? अंग्रेजों को, कि भैया ये काम आप बंद कर दीजिए, ये नहीं चलेगा हमारे यहाँ। ठीक है, अंग्रेजों आदेश दिया अंग्रेजों को कि अपनी जो सेना है, अपनी सेना को आप यहां पर नहीं रखेंगे। ठीक है, ये बात जो है कही गई, अपनी सेना को आप नहीं रखेंगे। फ्रांसीसियों को भी कहा, लेकिन फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने इसका इनकार कर दिया, मना कर दिया कि भैया हम तो करेंगे। ठीक है, क्या कर दिया, मना कर दिया कि भैया हम तो करेंगे। अंग्रेज थे तो बड़े बदमाश। ठीक है, तो मना कर दिया। सिराजुद्दौला को गुस्सा आया, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, सिराजुद्दौला ने जो है अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों के किले, कौन से किले, फोर्ट विलियम पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। यहाँ लिख देता हूं मैं, आक्रमण कर दिया गया। ठीक है, आक्रमण कर दिया। ये समझिए,
आक्रमण कर दिया गया। ठीक है, आक्रमण। इसको थोड़ा सा इधर से मुझे रफ करना होगा। देखिए ये बात आपने लिखी नहीं होगी। देखिए जब यहां पर आक्रमण कर दिया गया, इसके बाद की कहानी समझते हैं। जो कलकत्ता था, इसके बाद की कहानी बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जो कलकत्ता था, कलकत्ता पर कब्जा कर लिया गया। किसके द्वारा? सिराजुद्दौला के द्वारा। यहीं पर एक घटना और होती है जिसको बोलते हैं काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना क्या थी? ये घटना मैं बताता हूं आपको। ये घटना जो हुई थी, ये घटना हुई थी आपकी 20 जून को हुई थी। 20 जून 1756 में। क्या थी ये घटना? मैं आपको बताता हूँ, ध्यान रखिए। 1756 है ये। 20 जून 1756 को एक घटना होती है। इस घटना में क्या होता है, जब अंग्रेजों के ऊपर जब आक्रमण किया जाता है सिराजुद्दौला की तरफ से, तो कहा जाता है कि एक छोटे से कमरे में, 10 बाय 12 के कमरे में लगभग 146 लोगों को, 146 जो अंग्रेज थे उनको बंद कर दिया गया। और 3 दिन बाद जब गेट खोला गया तो दम घुटने की वजह से लगभग 123 लोगों की डेथ हो गई और इसमें से केवल 23 लोग ही बचे थे। तो ये घटना जो थी काफ़ी अंग्रेज़ों की नज़रों में काफ़ी शर्मनाक थी। और इतिहासकारों के बीच में मतभेद है क्या ये घटना ऐसी हुई भी थी, क्योंकि किसी तरह का एविडेंस यहाँ से नहीं मिला। लेकिन हाँ, एक पर्सन, जो 23 लोग बचे उसमें से एक पर्सन था हॉलवेल, उसने ये घटना जो है अपने ज़ुबानी बताई थी। तो ये घटना आप ध्यान रखें, काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 को होती है। उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज जो है यहाँ से भाग जाते हैं। अंग्रेज भागकर फुल्टा द्वीप एक पड़ता है, फुल्टा द्वीप पर चले जाते हैं। ठीक है, फुल्टा द्वीप आपका आंध्र प्रदेश के पास पड़ता है, उड़ीसा के कोस्टल रीजन थोड़ा सा अंदर की तरफ। ठीक है, ये एक आइलैंड है, द्वीप है। तो यहाँ पर ये भाग के आ जाते हैं। अब ये जो बात है पता लगती है रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव चूंकि उस समय इंडिया में ही था, क्योंकि कर्नाटक वॉर चल रहे थे। ठीक, तो ये सारी बातें जब होती हैं तो रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से अपनी सेना लेकर कलकत्ता पर चढ़ाई कर देता है। ठीक है, चढ़ाई कर देता है। उसके बाद क्या होता है समझिए ध्यान से। तो कलकत्ता पर जब चढ़ाई करता है रॉबर्ट क्लाइव, वाटसन भी इसके साथ आता है, तो यहाँ पे कलकत्ता को वापस से आज़ाद करा लिया जाता है, अंग्रेज़ों को वापस मिल जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहाँ सिराजुद्दौला को पता लगती है तो क्या करते हैं, सिराजुद्दौला दरअसल इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। कारण क्या था, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान थे। इधर मराठा आक्रमण कर रहे थे, ऊपर से सिराजुद्दौला के जो मौसी थी घसीटी बेगम, वो भी नहीं चाहते, दुश्मन बहुत थे इसके। तो ये इस समय युद्ध करना नहीं चाहता था। तो यहीं पर आपकी अली नगर की संधि कर लेते हैं लोग। अली नगर की संधि जो है वो यहाँ पर कर ली जाती है। ठीक है, अली नगर की संधि का संबंध पूछा जाता है क्वेश्चन में, किससे है तो आप बताएंगे प्लासी के युद्ध से इसका संबंध है। और ये जो अली नगर की जो संधि होती है, ये होती है 9 फरवरी 1756 में ये आपकी जो है संधि होती है। ठीक है, इस संधि में क्या हुआ, इस संधि में अंग्रेज़ों को जो इनके कॉलोनीज, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ को लूटा गया था सिराजुद्दौला के द्वारा, उसको वापस कर दिया गया। और बदले में सिराजुद्दौला को इसके अंदर कुछ हर्जाना भी देना पड़ा। ठीक है, और ये कुल मिलाकर मामला शांत हो जाता है। लेकिन 1757 है भाई, लेकिन होता क्या है, 9 फरवरी 1757 को जो है ये संधि हो जाती है, उसके मामला सारा शांत हो जाता है। जब मामला शांत हो जाता है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर प्रेशर होता है,
क्योंकि ये जो काल कोठरी की जो घटना हुई थी एक साल पहले देखिए 1756 20 जून, और ये लगभग 23 जून 1757, तो उससे पहले लगभग एक साल से पहले घटना हुई थी। इस घटना का असर जो था वो काफ़ी गरमाया हुआ था उस समय राजनीति में, ब्रिटेन की राजनीति में। तो वहाँ से रॉबर्ट क्लाइव को प्रेशर था नंबर एक। दूसरा, रॉबर्ट क्लाइव भी चाहता था कि बार बार का झमेला ख़त्म करें। ये संधि तो हमने कर ली, लेकिन चूँकि रॉबर्ट क्लाइव जो था काफ़ी महत्वाकांक्षी पर्सन था, व्यक्ति था, उसने जो है इस मौके का फ़ायदा उठाया। उसको पता था कि इस समय जो नवाब है वो युद्ध करने की हालत में नहीं है। ठीक, तो वापस से फिर एक ये लोग हलचल करते हैं, और इस अधूरी कहानी को पूरा करते हैं ये लोग। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर अलीनगर की संधि के बाद अलीनगर की संधि के बाद क्या कहानी होती है। रॉबर्ट क्लाइव पुनः युद्ध की तैयारी करता है। ठीक है, और इस बीच में वो क्या करता है कि जो मीर जाफर होता है, मीर जाफर कौन था? मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था। ठीक है, इसको अपने में मिला लेता है और युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक, इसी का जो रिजल्ट था वो निकला आपका प्लासी के युद्ध के रूप में, प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का जो युद्ध हुआ है ये टोटल आप याद रखें 23 जून 1757 में ये युद्ध लड़ा गया। ऊपर डेट लिखी हुई है इसकी। इसमें दो भाग थे, यानी कि दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में लड़ा गया। एक तरफ थे अंग्रेज, ठीक है, और अंग्रेजों के साथ साथ और कौन थे? अंग्रेजों के साथ इसमें आपको मिलेंगे मीर जाफ़र, ये जो मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है, इसमें एक थी घसीटी बेगम, ये मौसी थी सिराजुद्दौला की, जो उनकी दुश्मनी थी गद्दी को लेकर, नवाब की गद्दी को लेकर इनके बीच मौसी में और सिराजुद्दौला में, ठीक है, दिक्कत चल रही थी। घसीटी बेगम, ये नाम आपको याद रखना है। एक आपको नाम याद रखना है घसीटी बेगम के साथ साथ राय दुर्लभ, ठीक है, राय दुर्लभ। और एक नाम आपको याद रखना है इसमें मानिक चंद, मानिक चंद, ठीक है। ये सारे के सारे जो लोग हैं, मीर जाफ़र हो, घसीटी बेगम को तो खैर इतना नहीं है, राय दुर्लभ है, मानिक चंद, ये लोग बहुत पावरफुल लोग हैं। एक जगत सेठ का भी नाम आपको याद रखना है। जगत सेठ ये व्यापारी था, इसके नाम से आप समझ सकते हैं, व्यापारी था बंगाल का उस समय बहुत बड़ा। राय दुर्लभ मीर जाफ़र की सेना का ही आप कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। मीर जाफ़र तो सेनापति था ही, कमांडर था, और मानिक चंद जो था ये प्रभारी था बंगाल का। तो ये सारे के सारे लोग एक साइड हो जाते हैं, अंग्रेज इनको एक साइड कर लेते हैं, अपने मिला लेते हैं, और एक तरफ होते हैं सिराजुद्दौला। क्या होते हैं? सिराजुद्दौला, ठीक है। और इनके साथ साथ ऐसा नहीं है अकेले थे, इनके साथ एक मोहनलाल नाम के व्यक्ति भी थे, ठीक है, और एक मीर मदान, ठीक है। ये तीन लोग एक साइड और ये बाकी लोग एक साइड, ये बैटल लड़ी जाती है। और मीर जाफ़र जैसे कि मैंने बताया ये मुख्य सेनापति था सिराजुद्दौला का, जो कि अंग्रेजों से जा मिल चुका था। जब ये मिल जाता है तो जाहिर सी बात है युद्ध के मैदान में जब ये जाते हैं, आमने सामने होते हैं, तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति होता है वो हथियार चलाने से मना कर देता है, और अंग्रेज जो है मौके का फ़ायदा उठाते हैं, और यहाँ से जो है सिराजुद्दौला, ये लिख देता हूँ मैं, सिराजुद्दौला हार जाता है और अंग्रेज यहाँ पर जीत जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मीर जाफ़र को इसके बाद क्या होता है समझिएगा यहीं से, देखिए इसके बाद देखिए क्या होता है। जब ये बैटल लड़ी गई, सिराजुद्दौला हार गया, तो मीर जाफ़र को बंगाल का अगला नवाब बनाया जाता है, बंगाल का अगला नवाब बनाया जाता है, अगला नवाब बनाया गया, क्योंकि इसी चीज़ का लालच दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा।
तो वो पूरा भी करते हैं और मीर जाफ़र को बंगाल का अगला नवाब बनाया गया। और जैसे ही मीर जाफ़र बनता है तो आप समझिए मीर जाफ़र को ही, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है क्योंकि ये पपेट था, है ना, अंग्रेज़ों का, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने इसको सेट किया था। तो इसी तरीके से ये बैटल जो है 23 जून 1757 को लड़ी जाती है और चंद ही समय में ये ख़त्म भी हो जाती है। सिराजुद्दौला पूरी तरह से हार जाते हैं और मीर जाफ़र को एक आप कह सकते हैं कि पपेट रूलर जिसको हम बोलते हैं, अंग्रेज़ों का साथ देने वाला एक ऐसा नवाब जो है वो बंगाल की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, अब समझिए ध्यान से यहाँ पर। अच्छा, आप सब सोच रहे होंगे कि ये सारी कहानी चल रही है तो मुग़ल कहाँ है। देखिए मुग़ल, जैसे कि मैंने बताया कि फ़ारूक सियर के बाद इतना कोई, औरंगज़ेब के बाद कोई ऐसा शासक नहीं हुआ मुग़लों में। इतनी सारी कहानी यहाँ चल रही है, लेकिन मुग़ल सत्ता को इससे कोई लेना देना है ही नहीं। वो नवाब को नवाब के ऊपर छोड़ दिया है। अब इसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, वो हम लोग आगे अगली क्लास में देखेंगे जब बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमें दो बातें समझ में आती हैं कि प्लासी का युद्ध कैसे लड़ा गया, ठीक है, और क्या क्या इसके प्रोस्पेक्टिव थे। एक, अगर आपसे पूछा जाए कि प्लासी के युद्ध का कारण क्या है तो आप आंसर करेंगे, एक तो काल कोठरी, है ना, जो मैंने लिखा था काल कोठरी की घटना, ठीक, ये इसका एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप लगा सकते हैं कि किलेबंदी करना, फोर्ट विलियम की किलेबंदी करना एक कारण इसका सबसे बड़ा था। इसको आप कह सकते हैं तत्कालिक कारण, अगर आपसे पूछा जाए तो वो ये था। लेकिन मुख्य कारण अगर आप देखेंगे तो मुख्य कारण इसका काल कोठरी घटना मानी जाती है, क्योंकि अलीनगर की संधि जब हो गई थी तो कोई मसला नहीं था दोबारा से करने का, लेकिन वो एक मौका था। ये उकसा रहे थे सिराजुद्दौला को बार बार कि किस तरीके से बैटल लड़ी जाए और ये मामला ही पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए और अपना ही कोई व्यक्ति जो है वो बंगाल के नवाब बनकर हम लोग बिठा दे। तो इस प्रयास में अंग्रेज पूरी तरह से कामयाब होते हैं और प्लासी का युद्ध लड़कर अंग्रेज इस बात को साबित कर देते हैं कि हम सिर्फ फ्रांसीसियों को ही नहीं हरा सकते, हम भारत के जो लोकल शासक हैं, लोकल रूलर्स हैं, उनके साथ भी आमना सामना कर सकते हैं। ये सारा जो एक्सपीरियंस, अनुभव इनके पास आया, ये कर्नाटक के युद्ध, सेकंड युद्ध में जब इन्होंने देखा कि सेकंड युद्ध में, क्योंकि सेकंड युद्ध का जो कारण था वो हैदराबाद का नवाब था जो नीचे लड़ा जा रहा था, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने चीज़ भांप ली थी कि भले ही संख्या में जो हिंदुस्तान के शासक हैं वो संख्या में तो ज़्यादा हैं, लेकिन वो इतने डिसिप्लिन नहीं हैं कि हमारा सामना कर पाएँ, हमारी आर्मी का सामना कर पाएँ। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, कुछ लालच भी था, बंगाल को अपने कैप्चर में लेना हर एक यूरोपियन कंपनी चाहती थी और ये सबसे अच्छा मौका अंग्रेज़ों को मिला। इन्होंने बाकी कंपनियों को पहले ही वेदरा के युद्ध में इन्होंने जो है डचों को हरा दिया और क्या बोलते हैं, वांडीवास के युद्ध में इन्होंने फ्रांसीसियों को जो है ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। और इधर जो पुर्तगाली थे उनके साथ तो इनका मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गया, तो बाकी कंपनियां तो पूरी इन्होंने ख़त्म कर दी। टारगेट इनका अब था यहाँ पर अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना और उसमें कहते हैं ना, ताबूत की जो पहली कील थी वो प्लासी के युद्ध लड़ने के बाद अंग्रेज़ों ने साबित कर दिया। इसके बाद बैक टू बैक 1764 में, ठीक आप देखेंगे कितने साल बाद, 3 और 4 साल, 7 साल के बाद बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाता है और उसमें डायरेक्टली मुगलों से लड़ाई होगी। अभी देखिए यहाँ पर मुगलों से लड़ाई नहीं हुई इनकी, अभी नवाब के साथ लड़ाई हुई है, ठीक। तो पहली कील तो उन्होंने ठोक दी बंगाल में, अब ये मुगल सत्ता से भिड़ेंगे सीधा सीधा और ये जो युद्ध होता है इसी को इतिहास में बक्सर का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम बक्सर के युद्ध को डिस्कस करेंगे। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में बक्सर के युद्ध की शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए तेजस मंत्रा एजुकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।